अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। आप MYK न्यूज़ टीवी का प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आपको बताएं कि आज हमारे प्रोग्राम के अंदर शामिल होने वाली शख्सियत का तारुफ करवाएं, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, सीनियर माहिर कानून दान जनाब शुएब शाहीन साहब, जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान भी हैं। इनसे बात करेंगे कि सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, आपने वक्त दिया। थैंक यू। ये बताइएगा कि इस वक्त जमात इस्लामी के एहतजाज को लेकर बड़े मामला जो है वो तो गीर चल रहे हैं। उस पर बड़ी डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रही है कि इनके जो मुज़ाकरात हुए हैं वो किस बात पर हुए हैं। क्योंकि इनका जो एहतजाज था वो तो बिजली के बिलों के खिलाफ था, महंगाई के खिलाफ था। तो बिजली जो है वो 2 रुपये 56 पैसे मजीद महंगी हो गई है। तो ये जो जमात इस्लामी है, इन्होंने जो अपना एहतजाज खत्म किया, धरना खत्म किया, ये किस वजह पे, किस बेस पे खत्म किया हुकूमत से? जी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयब गोंदल साहब, बात सिर्फ इतनी है कि जमात इस्लामी ने जब धरना शुरू किया, हमारे इमरान खान साहब ने, हमारे जो लीडर हैं, उन्होंने भी कहा कि ये एक अवामी एक मुतालबा है और बिल्कुल हम इसको सपोर्ट करते हैं। बल्कि हमें हुक्म दिया कि आप वहाँ जाएँ, और आपको याद होगा कि मैं वहाँ गया, मेरे साथ बाकी सारे हमारे कारकुनान भी थे, शहरजाद रियाज साहब भी थे, हमारे फॉर्म 45 के MNA। और मैंने वहाँ स्पीच की। जब मेरी स्पीच ख़त्म हुई तो मुझे आकर बताया गया कि जी पुलिस मुझे और कुछ और दोस्तों को, मेरे साथियों को गिरफ्तार करने पहुंची हुई है। बहरहाल खैर, हमने वहाँ उसकी अनाउंसमेंट भी की कि वो अगर धरना कानूनी है तो वहाँ तकरीर करने वाले गैर कानूनी कैसे हो गए। लेकिन बहरहाल वो एक अलग आस्पेक्ट है। तो ये जब कल परसों से ये धरना ख़त्म हुआ और जिस अंदाज से कहा गया कि हमारा एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट तो अभी सामने नहीं आया, हम कुछ नहीं कह सकते कि किन बुनियादों पर ख़त्म हुआ। पूरे मीडिया में ये कहा गया, और ये आज भी सोशल मीडिया की ये टॉप लाइन स्टोरी है कि जी तकरीबन 2 रुपये 56 पैसे बिजली की कीमत महंगी कर दी गई है। और जब महंगी हुई, जिस वक्त इनके दरमियान गुफ्तगू जारी थी, उसी वक्त महंगी हुई, अनाउंसमेंट हुई और इन्होंने धरना ख़त्म कर दिया। तो बहरहाल ये सवाल तो बाहर जमात इस्लामी से हो सकता है। जमात इस्लामी के इस मुतालबे के साथ हम खड़े हैं। ये हमारा भी मुतालबा है कि IPPs के साथ जो मुआहदे हैं उसको रिविजिट किया जाए, उनका ऑडिट कराया जाए। और ये रेट्स जो हैं ये पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में रुकावट हैं। इस वक्त आम आदमी ये बिजली के बिल नहीं दे सकता। आज दे देगा, 1 महीना दे देगा, 2 महीने दे देगा, 3 महीने दे देगा, बिल आखिर उसकी सकत खत्म हो जाएगी और वो हिम्मत छोड़ देगा, और या तो बिजली कटवाएगा या फिर क्या करेगा, ज़ाहिर है, या खड़ा हो जाएगा रियासत के खिलाफ। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है 90%। वजह उसकी यह है कि इतनी महंगी बिजली के साथ, इतने महंगे इंटरेस्ट रेट के साथ कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इंडस्ट्री नहीं लगा सकता, ना चला सकता है। अगर वो चला नहीं पाएगा, ज़ाहिर है नुकसान में तो नहीं चल जा सकता। तो आपके रोजगार के ज़राए ख़त्म होंगे, तब रोजगार के ज़राए ख़त्म होंगे तो आपके आमदनी के ज़राए ख़त्म होंगे। तो ये मुल्क डूब रहा है, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता। आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आप उठाएं तो वो ये कहती है कि आपकी आधी आबादी सतह गुर्बत की लकीर से नीचे चली जाए गई है, और सालाना 1.5 करोड़ अफराद मजीद सतह गुर्बत की लकीर के नीचे जा रहे हैं। तो ये तो फिर पाकिस्तान को ही मेल्ट डाउन कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इन कठपुतलियों को जिसने मुसल्लत किया है हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, उनको सोचना चाहिए कि ये जिनमें कैपेसिटी नहीं है, जो अवाम के रिजेक्टेड लोग हैं, ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आप इनको हमारे ऊपर आपने मुसल्लत किया है गैर आइनी तौर पर। आप एक तरफ तो माशाल्लाह शरीयत और आइन की बात करते हैं, तो जो शरीयत और आइन को नहीं मानते वो पाकिस्तानी नहीं है, हम आपसे एग्री करते हैं। मगर आपके ही एस्टेब्लिशमेंट के लोग, आपके ISI के लोग जा करके फॉर्म 47 बनवाते रहे। सारी ये ब्यूरोक्रेसी हमें आकर ऑफ द रिकॉर्ड कहती है कि जनाब हम तो मजबूर थे। तो आप अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात, ये तो गैर आइनी काम है ना। और इन गैर आइनी कामों में, और फिर 17 सीटों वालों को, 18 सीटों वालों को आपने इक़्तिदार दे दिया। ये गैर आइनी काम कौन कर रहा है? अगर कोई कर रहा है तो उसका एहतसाब करना, या उससे कम से कम अपने आप को लाताल्लुक़ करना आपका फ़र्ज बनता है। आपने न सिर्फ उन गैर आइनी और गैर कानूनी काम को तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, बल्कि इन कठपुतलियों को मुसल्लत किया हुआ है, जिसका नतीजा आज आप मुल्क की सूरत हाल को देख रहे हैं। ये बताइएगा, जो जमात इस्लामी है, बिल्कुल आपने जैसे फरमाया कि ये जो मुज़ाकरात इनके हुए हैं, और मैंने आपको सवाल के अंदर ये भी कहा था कि 2 रुपये 56 पैसे, जिस दिन एहतजाज खत्म हुआ जमात इस्लामी का, उसी रोज़ 2 रुपये 56 पैसे बिजली जो है वो महंगी हुई। जमात इस्लामी के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की जमात है। आप क्या समझते हैं,
یہ کیا اپنا جو مطالبہ ہے بجلی کے بلوں کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، یہ وہی لے کر آئے تھے یا معاملہ کچھ اور تھا؟ دیکھیں میں کسی پولیٹیکل پارٹی پہ اعتراض نہیں کرتا، اور نہ ہی میں ایسی پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت اقتدار میں نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ اتحاد کی صورت کی بھی کوشش کر رہے ہیں، تو میں تو اعتراض نہیں کرتا، نہ الزام لگاتا ہوں. لیکن یہ ان کو سے پوچھنا چاہیے کہ وہ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے یا کوئی جواب کیا دیں گے. میرا خیال ہے میری پولیٹیکل پارٹی کے بینگ لیڈر آف پی ٹی آئی، میرا کسی پولیٹیکل پارٹی پہ، وہ بھی اپوزیشن کی کسی پولیٹیکل پارٹی پہ اعتراض لگانا یا اس طرح کی بات کرنا میرا خیال ہے میرے لیے مناسب نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتا دیجیے گا، شیر افضل مربت کے اس وقت کیا معاملات چل رہے ہیں؟ شیر افضل مربت جو ہے انہیں پی ٹی آئی سے نکال دیا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی کیا ریزنز تھی جس وجہ سے انہیں جو ہے وہ نکالا گیا ہے پی ٹی آئی سے؟ دیکھیں بہت ساری ریزنز ہیں، الزامات ہیں جس کو بنیاد بنا کر انڈسپلن کی ریزنز ہیں، لیکن میرے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ میں پی ٹی آئی کا جو انٹرنل ایشو ہے اس کی تفصیلات بیان کروں. ہاں البتہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ ان کو شو کا نوٹس دیا گیا تھا، ان کو پولیٹیکل کمیٹی اور جو ہماری کور کمیٹی ہے اس سے ان کو ٹرمینیٹ کیا گیا تھا، پھر ان کی ممبرشپ سسپینڈ کی گئی تھی اور 1 مہینے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جو وہ فیصلہ کریں گے. اور کمیٹی کے جو ممبران تھے اس میں رؤف حسن صاحب، فردوس شمیم نقوی صاحب، داؤد شاہ صاحب اور عاطف خان صاحب، انہوں نے فیصلہ کرنا تھا، اور انہوں نے اگین ود دی اپروول آف خان صاحب پھر فیصلہ کیا. ان کے اگلے 1 مہینے کے پچھلے 1 مہینے کے کنڈکٹ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ان کی ممبرشپ ٹرمینیٹ کر دی، اور یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے. اور ابھی گوہر صاحب نے جا کر کہا ہے کہ نہیں جی ٹرمینیشن نہ کریں اور ان کو ریویو کریں. خان صاحب نے کہا ہے اس کو میں دیکھتا ہوں. شیر صاحب یہ بتائیے گا، شیر افضل مربت جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں، پی ٹی آئی کیا سمجھتی ہے؟ وکٹ کے دونوں اطراف کھیل رہے تھے. دیکھیں بہت سارے لوگوں کے بہت سارے اعتراضات ہیں، لیکن میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ میرا مناسب نہیں ہے کہ میں ایک پی ٹی آئی میں جو شخص کام کرتا رہا ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں ان کے پرسنل ایشوز پہ یا اس طرح کی کوئی بات کروں. میرا خیال ہے یہ مناسب میرے لیے کم سے کم نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس وقت ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں جو کہ جرنلسٹ تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ہمارے استادوں میں بھی تھے، ایک بہت بڑا نام تھا، شہید ارشد شریف. آج کے روز پاکستان چھوڑ کر انہیں جو ہے وہ ملک سے جانا پڑا، کن وجوہات کے باعث انہیں ملک چھوڑنا پڑا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ارشد شریف ایک بہت نفیس، پڑھے لکھے، موسٹ انڈیپینڈنٹ، آنیسٹ، ڈیڈیکیٹڈ اور بڑی زبردست شخصیت کے مالک تھے. میرا ان سے دوستی بھی تھی، میرے اس سے کہ کئی پروگرامز میں نے اس کے اٹینڈ کیے، بلکہ آخری اس کے جانے سے چند دن پہلے میں نے اس کا پروگرام اٹینڈ کیا. میری تو آنکھوں کے سامنے ہے، میری ان سے بہت اچھے تعلق تھا. تو مجھے بڑا افسوس ہے جن حالات میں اس کے خلاف پرچے ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا ایف آئی آریں کٹی گئیں. آج تک سپریم کورٹ نے پوچھا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ایف آئی آریں کٹوائی تھیں، لیکن سپریم کورٹ کو نہیں بتایا جا سکا کہ کن لوگ تھے، کون اس میں مدعی تھے جنہوں نے یہ ایف آئی آریں کٹوائی تھیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ پلانٹیڈ اور پری پلان ایک میٹر تھا. ان کو زندگی کو خطرہ تھا. انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو لکھا، اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان عمر طاہر بندیال صاحب کو لکھا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یہی پی ڈی ایم 1 والے لوگ جو تھے وہ اعتراض لگاتے تھے کہ نہیں جناب یہ جھوٹ بولتا ہے، ان کو کوئی زندگی کو خطرہ نہیں ہے. بالآخر وہ ملک چھوڑ کے گیا، صرف اس لیے چھوڑ کے گیا کہ اس کو یہاں لائف تھریٹس تھیں. اور جب وہ دبئی میں گیا، آپ کو اگر یاد ہو تو ایمریٹ سے ان کو نکلوایا گیا. وہ کون شخصیت تھی، ابھی اس کے کرداروں کا تعین ہونا باقی ہے. پاکستان کی وہ کون شخصیت تھی جنہوں نے یو اے کی اتھارٹیز کو مجبور کیا کہ ان کو یو اے سے نکالا جائے، اور ان کے پاس ظاہر کوئی ویزا نہیں تھا. انہوں نے اپلائی کیا یو کے کا، انہوں نے کہا جی اپنے ملک سے جا کر کے اپلائی کریں، اور ان کے پاس اور کوئی ویزا نہیں تھا. انہوں نے بغیر ویزے کے صرف وہ کینیا جا سکتے تھے، وہ وہاں چلے گئے اور بعد میں ان کی شہادت ہوئی. دیکھیں کینیا کی عدالت نے ارشد شریف کو پھر بھی انصاف دیا اور یہ ثابت کیا، ڈکلیئر کر دیا کہ ارشد شریف کا قتل تھا، انٹینشنل قتل تھا. ان کے خلاف مقدمہ بھی بنایا جائے، ایف آئی آر بھی کاٹی جائے جو پولیس والے انوالو تھے، اور وہ ڈیمیجز بھی دیے جائیں ان کی فیملیز کو. مگر پاکستان جس کا وہ سپوت تھا، جو اتنا بڑا صحافی تھا، آج پاکستان اس کو انصاف نہیں دے پائی. 2 سال سے سپریم کورٹ میں وہ میٹر پینڈنگ ہے. ٹائم اینڈ اگین وہ میٹر لگتا ہے اور ڈیسائیڈ نہیں ہوتا. اور پچھلے 1 سال
पूरा उस केस को कहीं भी किसी मौके पर नहीं उठाया गया। पहली दफ़ा ये अभी 11 महीने के बाद लगा। जैसे मंसूर अली शाह साहब की बेंच की सरबराही में बेंच था, 3 मेंबर बेंच, और उन्होंने फरमाया कि नहीं, ये 5 मेंबर बेंच का फैसला है, तो लिहाजा 5 मेंबर बेंच में ही ये लगाया जाए। तो अब देखते हैं कि दोबारा ये लगेगा। अल्लाह करे कि उनको और उनकी फैमिली को इंसाफ मिले। लेकिन हमें दुख है, हमें अफसोस है कि बहसीत पाकिस्तानी एक इतना बड़ा सहाफ़ी, सच लिखने वाला, सच बोलने वाला, वो शहीद कर दिया गया है, और हम अपने ही भाई को, अपने साथी को इंसाफ नहीं दे पाए। आखिरी 2 सवाल हैं मेरे, बड़े शॉर्ट्स हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने पटियाला जेल के अंदर जो है वो मशरूत माफ़ी मांगी है। ये जो मशरूत माफ़ी है इसके ऊपर अ, आपके जो हरीफ हैं इनके अंदर और अवाम के अंदर काफ़ी वावेला पाया जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? पीटीआई इस पर क्या कहती है? देखें, मैं उधर मौजूद था जब मीडिया से बात की खान साहब ने। देखें, उन्होंने कहा कि 2 चीज़ें हैं, इसके 2 सेगमेंट हैं 9th में के। पहला सेगमेंट ये है कि इमरान खान को किडनैप किया गया रेंजर्स के ज़रिए, और उस केस में जिसमें वो ज़मानत में थे और ज़मानत के लिए अप्लाई कर चुके थे और थंब इम्प्रेशन के प्रोसेस में थे। तशद्दुद का निशाना बनाया वकीलों को, अमले को, और जिस तरह वो शीशे तोड़ के उनको उठा के ले गए। आखिर ये कौन लोग थे? ये प्रूव्ड है ना, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी और गैर कानूनी डिक्लेयर किया सब्सिक्वेंटली। तो लिहाजा ये तो प्रूव हो गया ना 9th में का पहला इंसिडेंट। लिहाजा इस पे तो वो लोग माफ़ी मांगे जो इसके रिस्पॉन्सिबल है, ये तो माफ़ी बनती है। दूसरा इंसिडेंट ये है कि जो 9th में को जी कहते हैं कि जी जलाओ घिराव हुआ। अब जो जलाओ घिराव या आग लगाई गई, उसके लिए 2 तरीके हैं। एक है सीसीटीवी फुटेज ले आएं, दूसरा है जुडिशल कमीशन के जरिए उसको डिटर्मिन कर लें। सीसीटीवी फुटेजेस जिसने चुराई है, इसका मतलब है वो क्या चीज़ छुपाना चाहते हैं। छुपाना चाहते हैं ना कि एहतजाज करना तो कोई जुर्म नहीं है, किसी भी जगह पे आप कर सकते हैं, दैट इज लॉफुल। अब जिसने वहां आग लगाई, जलाओ घिराव किया, उसकी सीसीटीवी फुटेजेस बेस्ट एविडेंस है, और उसके लिए जुडिशल कमीशन में 15 महीनों से हम दरखास्त देर बैठे हैं, और जो कि आज तक एक पेश ही नहीं लगी। लिहाजा आप साबित करो कि हमारा कोई वर्कर इन्वॉल्व है तो हम भी माफी मांग लेंगे, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि पहले आप माफी मांगो, नंबर 2 आप सीसीटीवी फुटेज ले आओ, नंबर 3 आप जुडिशल कमीशन के जरिए साबित कर दो। तो और मेरा ख्याल है कि इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, और ये वो बातें हैं जो खान साहब ने की। बिल्कुल ठीक है। आखिर में ये बता दें कि अब खान साहब किन किन केसेस के अंदर जो है वो जेल के अंदर हैं, कितने केसेस बाकी हैं, और ये मजीद जो है वो इमरान खान साहब कितना अरसा जेल में रहेंगे और कब तक बाहर आने का प्लान है? देखिए, मेरा ख्याल है कि सारे केसेस में उनकी या जमानत हो चुकी है या वो बरी हो चुके हैं। जिसको बहुत सीरियस केस कहते थे, इद्दत का घटिया केस बनाया था, उसमें वो बरी हो गए। साइफर का इतना बड़ा केस बनाया जिसमें कोई तकरीबन 750 के करीब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी साइफर के मुतालिक। वो क्या हुआ, जब हाई कोर्ट में आया, उठा करके उन्होंने फेंक दिया, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इसी तरह बाकी तोशा खाना है, 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी केस बना रहे हैं आपके सामने ही है, उसकी क्या हैसियत है, कानूनी तौर पर कुछ भी नहीं है। 9th में के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट आखिरी फैसला दे चुकी है, उसके बाद तो कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। कोई ऐसा केस, सीरियस संजीदा केस बाकी नहीं है। और इन बेईमानों ने देखा कि जब कि 15 दिन या 14 दिन जुडिशल फिजिकल रिमांड का टाइम था, तो इन्होंने पिछले साल ऑर्डिनेंस के जरिए 30 दिन किए थे, और इस साल ऑर्डिनेंस के जरिए 40 दिन कर दिए, और वो ऑर्डिनेंस के जरिए अभी 40 दिन हो जाएंगे। अभी मेरा ख्याल है 18 तारीख को दोबारा, अभी अगले मंडे को शायद दोबारा इस केस को दोबारा लगेगा। तो लेकिन इस सब कुछ के बावजूद उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई सीरियस मुकदमा नहीं है। 218 के करीब मुकदमात बना लिए हैं, लेकिन सारे मुकदमे इस बात की गवाही देते हैं कि सिवाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के और कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर इमरान खान करप्ट होते तो आज दुबई लीग्स में उनका नाम होता, इमरान खान करप्ट होते तो गंदम लीग्स में उनका नाम होता, इमरान खान करप्ट होते तो पनामा लीग्स में नाम होता, पेंडोरा लीग्स में नाम होता। ये सारे के सारे जो इस वक्त हुकूमतों में बैठे हुए हैं, ये कठपुतली एस्टैब्लिशमेंट की, आज किसके नाम निकल रहे हैं? मोहसिन नकवी की फैमिली के, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की फैमिली के नाम निकल रहे हैं, जरदारी की फैमिली के नाम निकल रहे हैं, राव अनवार जो जरदारी साहब जिनको अपना बच्चा कहते थे, पता है कितनी प्रॉपर्टीज उनकी निकली हैं? 77 प्रॉपर्टीज, पता चला जनाब रिपोर्टेडली 77 फैमिली उनकी प्रॉपर्टीज निकली हैं। और साबिक जर्नैल, अगर ये लोग मुल्क को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए खोखला कर चुके हैं, और इन लोगों के हाथों में अनान इक़्तिदार दे दिया जाए, और वो भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट दे दे जो अपने आप को बड़ी कहती है कि हम आइन के पाबंद हैं, तो अफसोस से कहना पड़ता है कि फिर ये आप आइन के मुताबिक नहीं चल रहे, ये मुल्क के साथ लॉयल्टी नहीं है, ये मुल्क के साथ किसी लिहाज से भी मुल्क को आगे ले जाने वाली हरकतें नहीं है, ये मुल्क को पीछे ले जाने वाली हरकतें। बहुत शुक्रिया रहनुमा पीटीआई सीनियर कानूनदान शैब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने अपना मौक़िफ़, हमारे सवालात के जवाब दिए।
इसी प्रोग्राम का यहीं पर इख्तिताम